जापान और चाइना के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इन टेंशन्स की दो इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि 7 नवंबर को, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जापान की नई प्राइम मिनिस्टर सनाई टकाचिया ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान के ऊपर या ताइवान की सिक्योरिटी थ्रेट हुई तो जापान ताइवान को बचाने के लिए जाएगा, अपनी फौजों को वहां पे भेजेगा। ये स्टेटमेंट सुनना था कि चाइना और जापान के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आई हैं। अब ये टेंशन्स और ज़्यादा इसलिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि जापान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जापान आने वाले टाइम पर ताइवान के करीब एक आइलैंड है जो कि जापान का आइलैंड है, वहाँ पे शॉर्ट या मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम्स या मिसाइल सिस्टम्स वो दागेगा और वो रखेगा ताकि अगर कोई अटैक होता है किसी भी तरह से तो वो उसको जो है वो डिफेंड कर सके, वो उस आइलैंड को बचा सके। इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, बट सबसे पहले हम इन सारे मामलात को समझते हैं और इन सारे सिनेरियोज को समझते हैं मैप की मदद से, और फिर हम अगली बात करेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, ये टेक्निकलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इन टेक्निकलिटीज़ को समझना, इन सारी टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि हम इस सारे के सारे मामले को, सारे के सारे मुद्दे को समझ सकें और फिर हम अगली बात करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले मैप दिखाना चाहता हूँ, अपने कमेंट्स भी कीजिएगा और आई विल बी देयर विद यू। ओके, ये ताइवान है। मैं आपको ताइवान का बड़ा मैप दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि बेसिकली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इशू क्या हुआ है। ओके, इस मैप को आप लोग देखिएगा, ये चाइना है, ओके, ये जापान है, आगे ये आप जापान है, और ये ताइवान है। ताइवान से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर ये एक आइलैंड है, इसका नाम है योनोगोनी आइलैंड। ये आइलैंड जो है ये जापान का आइलैंड है, ओके, ये जापान का आइलैंड है, यहाँ ये जापान की टेरिटरी है। तो जापानीज जो है, जापान ने ये कहा है कि वो यहाँ पर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो लगाएगा जिनकी रेंज तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर है, 50 टू 60 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये कि ये डिफेंस सिस्टम सिर्फ इस इलाके तक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी इवन वो ताइवान के इलाके को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ इस इलाके को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इलाके की जो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर होगी अगर कोई अटैक होता भी है। अब इस चीज़ की वजह से चाइना के ऊपर चाइना के अंदर बहुत गुस्सा आया हुआ है, चाइना इस चीज़ से बड़ा नाराज़ है। हम अगर इस चीज़ को एक नए एनालिसिस से समझें तो हमें एक चीज़ जो है वो समझ आती है कि चाइना का गुस्सा चाइना का क्यों वाजिब है और चाइना इस चीज़ से क्यों नाराज़ है कि ताइवान कितने पास जापान तो ये है, तो वो ताइवान कितने पास अपने मिसाइल्स क्यों लगा रहा है। इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि चाइना की ये स्ट्रेटजी है आने वाले टाइम पे कि जब भी वो ताइवान पे अटैक करेगा तो वो कभी भी ताइवान पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो ताइवान से पहले साउथ कोरिया, जापान और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हैं जो कि जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं, सबसे पहले वो उधर अटैक करेगा, उनको वीक करेगा और फिर ताइवान को इन्वेड करके उसको कैप्चर करेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी पिछले काफ़ी अरसे से हमारे सामने हमें दिखती हुई नजर आ रही है और इस चीज़ की वजह से चाइना में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है। हालांकि चाइना इस चीज़ को खुलेआम तो नहीं कह रहा, बट इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि चाइना जो है वो जब भी ताइवान पे अटैक करेगा फ्यूचर में, तो चाइना की ये स्ट्रेटजी है और मैं कई बार इस पर बात भी कर चुका हूँ कि वो सबसे पहले उन आइलैंड्स पे अटैक करने के बारे में सोचता है या करेगा कि जहां से जो है वो फौजी मदद हासिल हो सकती है ताइवान को, और उसके बाद फिर वो ताइवान को कैप्चर करेगा। ये हमें स्ट्रेटजी समझ आती है। अगली बात सुनेगा, अब जापान के जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो सनाई टेकाची नई प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जापान प्लान्स वर स्टेडीली मूविंग फॉरवर्ड टू डिप्लॉय अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट एट अ मिलिट्री बेस ऑन योंगगुनी आइलैंड, जो कि ताइवान के बहुत करीब है। इट शोज के जापान जो है वो एक तरह से अपने उन आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ताकि ऑन द टाइम ऑफ इन्वेजन एट ताइवान ये सारे आइलैंड्स प्रोटेक्ट हों और ये इजीली रैपिडली जो है ये चाइना की जो अटैक है या चाइना की इन्वेजन है या लड़ाई है उसमें इनके पास एक कंपेटिटिव एज हो। तो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनेगा, अब इस चीज़ के बाद चाइना की तरफ से एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स आया। वो रिस्पॉन्स क्या आया वो मैं आपको बताता हूँ। चाइना कॉल्ड जापान्स प्लान टू डिप्लॉय मिसाइल्स ऑन एन आइलैंड नियर ताइवान अ डेलिब्रेट attempt to create regional tensions and provoke military confrontation।
यानी चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि एक तरफ तो चाइना की प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि वो ताइवान को डिफेंड करेंगी अगर कोई अटैक होगा, और दूसरी तरफ वो मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली जापान का आइलैंड ही है। ये दोनों चीजें जो है, इसकी वजह से चाइना पे बड़ा प्रेशर आ रहा है, और हमने देखा है पिछले एक साल से अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं वो एक तरफ तो चाइना के साथ निगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ चाइना के साथ मामलात को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो सारे जो एलाइज हैं अमेरिका के, वो खुद को ताकतवर भी कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ऑन द टाइम ऑफ इन्वेजन या ऑन द टाइम ऑफ वॉर या ऑन द टाइम ऑफ फाइटिंग वो अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि वो पंच मारें चाइना को, अगर चाइना कोई हमला करता। तो एक तरह से हमें एक आर्म्स रेस नहीं मिल रही है इंडो पैसिफिक में खास तौर पे, और अमेरिका इस सारे मामले को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगली बात सुनेगा। अब चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन है, स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है मिस माओ निंग। माओ निंग ने कल एक स्टेटमेंट दिया है चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टेटमेंट सुनिएगा चाइना का इस बारे में क्या सोचता है। शी सेड दैट द मूव इज एक्सट्रीमली डेंजरस and we should raise serious concerns among nearby countries and the international community। यानी वो कहती हैं कि ये सारे कंसर्न्स बहुत सीरियस हैं और हमें इन कंसर्न्स को रेस करना पड़ेगा साथ आसपास के कंट्रीज के साथ, और इस मामले को रेस करना पड़ेगा। बट इन रियलिटी अगर चाइना इस मामले को रेस करता भी है तो क्या दुनिया बात सुनेगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट जो डिफेंस है इन कंट्रीज का वो इतना तगड़ा, इतना स्ट्रांग हो कि कल को ये कंट्रीज जो है डिफेंस के मामले पे चाइना को और तंग करें और चाइना पर और प्रेशर डालें, ताकि चाइना अपने आप को एक्सपैंड ना करे बल्कि जहां पर वो है वो वहीं पर रहे और उसको वीक किया जाए। ये एक स्ट्रेटेजी है अमेरिकन की। आगे चाइना की फॉरेन स्पोक्स पर्सन कहती हैं माओ निंग कि राइट विंग फोर्सेस इन जापान आर लीडिंग जापान एंड द रीजन टुवर्ड्स डिजास्टर। अब राइट विंग जो इस टाइम पावरफुल जो लोग हैं वो कौन है? वो उन्होंने इनडायरेक्टली सुनाई टकाचिया को ही कहा है, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है जापान की, सुनाई टकाचिया, जो लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्ट तो हुई हैं। बेसिकली पार्टी तो डेमोक्रेटिक लिबरल ही है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन रियलिटी वो जिस पार्टी से आई हैं वो बेशक लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो खुद जो है वो राइटिस्ट हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करती हैं और वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। और चाइना के मामले में वो चाइना से बहुत ज़्यादा हेट आप कह लें या आप डिप्लोमेटिक वर्ड्स में कह सकते हैं, चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन करना चाहती हैं और वो द ओल्ड जैपनीज एम्पायर के बारे में बड़ा अच्छा सोचती हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगली बात इस सारे मामले में ये, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात इस सारे मामले में ये है कि माओ निंग कहती हैं कि बीजिंग इज डिटरमाइंड एंड कैपेबल ऑफ सेफ गार्डिंग इस नेशनल टेरिटोरियल सॉवरेंटी। तो आगे ये कहते हैं कि जो बीजिंग है यानी जो चाइना है वो इतना कैपेबल है कि वो खुद की टेरिटोरियल सॉवरेंटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि कल को जो है अगर बीजिंग के ऊपर कोई अटैक होता है या बीजिंग को कोई खतरा है तो उस खतरे को इजीली न्यूट्रलाइज किया जाए और चाइना उस खतरे के खिलाफ जो है वो एक्शन ले। इसका मतलब है चाइना भी आने वाले टाइम पे अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उस पर और इन्वेस्ट करेगा, अपनी जो नेवल प्रेजेंस है उस पर और इन्वेस्ट करेगा। इवन चाइना जो है उसने रिसेंटली अपना तीसरा फॉयजन एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है उसको भी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में उसका राउंड लगवाया है। इसका मतलब है चाइना भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा है और उसके जो एलाइज हैं वो भी उसके साथ इस मामले में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईस्ट एशिया में चाइना के एलाइज कम हैं, अमेरिका के एलाइज आज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अमेरिका को कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगली बात समझिएगा, अब एक साहब है इनका नाम है लू चाओ। लू चाओ साहब जो है ये एक्सपर्ट हैं चाइना की एक लायोनिंग एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस की। ऑब्वियसली इन्होंने चाइना का स्टांस ही लिया है। इन्होंने ग्लोबल टाइम्स को ये बताया इन स्कॉलर ने कि दैट जापान इज स्टेडीली ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इट्स लॉन्ग टाइम of principles of exclusive self-defense. It is clear that Japan is moving further down a dangerous path in recent years. Japanese military deployments have interesting aligned with the Washington's so-called Indo-Pacific strategy. अब more importantly जो है वो जो लू चाओ है जो एक्सपर्ट हैं, इन एक्सपर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात ये बताई है कि जापान जो है वो बहुत अरसे से सिर्फ खुद पर फोकस करता था, खुद के डिफेंड पर फोकस करता था। यानी अगर चाइना और जापान की कोई लड़ाई हो, क्योंकि इनकी एनिमीशिप तो पिछले 70 साल से है, तो इन कंट्रीज़ की कोई लड़ाई हो तो जापान अपने आप को डिफेंड करेगा, ये जापान का प्रिंसिपल स्टैंस था। इसीलिए उसने अमेरिका से मदद भी ली कि अमेरिकन फौज
जापान में बैठे। लेकिन अब जापान जो है वो खुद की सिक्योरिटी को भी बेहतर कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है अपने अलायंस को ताइवान के साथ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ताइवान वाला मामला अब आपको हर दूसरे दिन नजर आएगा। चाइना को प्रोवोक करने के लिए अमेरिका और उसके अलाइंस बार बार ताइवान का नाम लेंगे और बार बार ये चीजें हमें नजर आएंगी। नेक्स्ट बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि ये साहब कहते हैं कि डिप्लॉइंग ऑफेंसिव मिसाइल्स सो क्लोज टू द ताइवान revealed clear political and military intent of Japan. It exposes Japan's strategic ambitions, heightened tensions in the Taiwan Strait and the region. यानी ये कहते हैं साहब कि इस चीज़ ने जापान की एक पॉलिसी जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी है कि जापान ताइवान को डिफेंड करने के लिए ज़रूर जाएगा। इसका मतलब ये कि फिलीपींस भी जाएगा, साउथ कोरिया भी जाएगा और वियतनाम भी जाए। अमेरिका अपने सारे अलाइज के साथ मिलकर के लिए डिफेंड करने के लिए जाएगा। ये चाइना को एक तरह से मैसेज देना है कि आप अटैक नहीं कर सकते, आप अटैक करेंगे तो फिर आपको हम आप पर भी हम अटैक कर सकते हैं। अब चाइना कर ये रहा है कि चाइना भी रशिया की तरह, जिस तरह रशिया नेटो कंट्रीज पर अपने ड्रोन भेज के उनको हरास करने की कोशिश करता है, तो चाइना जो है वो भी इस तरह की स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम पे अपना सकता है, खासतौर पे जो पैसिफिक के कंट्रीज हैं उनके ऊपर। अगली बात सुनिएगा, वो क्या अगली इंपॉर्टेंट बात सारे मामले में ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मिसाइल्स जो हैं वो जापान इस आइलैंड पे डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहा है। इसको सुनिएगा। जो मिसाइल हैं, इन मिसाइल का नाम है टाइप 3 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिनको कहते हैं सैम्स। ये मीडियम रेंज, ये तकरीबन 50 टू 60 किलोमीटर के मिसाइल्स होते हैं। ये आने वाले अटैक से रोकते हैं खुद को, यानी अगर एयर फाइटर जेट से कोई अटैक आ रहा है या कोई मिसाइल से अटैक आ रहा है तो उस मिसाइल से अपने आप को रोकने, या कोई ड्रोन आ रहा है तो उस अटैक से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। मींस कि अगर चाइना जब भी ताइवान पे अटैक करेगा तो वो उससे पहले इन आइलैंड्स पे अटैक करके इनको न्यूट्रलाइज करेगा और फिर अपनी सुपीरियरिटी कायम करके इजीली ताइवान के अंदर इन्वेजन कर सकता है। ये चाइना की स्ट्रेटजी हम सबको पता है। तो इन मिसाइल्स को डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि इससे पहले कि चाइना ताइवान को इन्वेड करने से पहले इन पे अटैक करे, ये खुद को डिफेंड करें और फिर री अटैक करें और चाइना को मौका ना दें कि वो किसी तरह ताइवान को इन्वेड कर सके। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात यह है कि आप चाइना का अब क्या रिस्पांस होगा और दुनिया का क्या रिस्पांस होगा। देखिए, चाइना ने इस टाइम जो है उसकी ट्रेड, उसकी सारी चीज़ें जापान के साथ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इंटीग्रेशन हमें आहिस्ता आहिस्ता कम होती भी नज़र आएगी। साउथ कोरिया भी अब उस पाथ को चूज़ करेगा, फिलीपींस भी एग्रेसिव होगा। देखिए ना, ये कंट्रीज़ इतने एग्रेसिव नहीं थे। अगर आप 10 साल पहले देखें तो जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज इतने एग्रेसिव चाइना को लेके नहीं थे। आज ये कंट्रीज चाइना को लेके एग्रेसिव हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि आपने एग्रेसिव होना है, अदरवाइज हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ताइवान भी एग्रेसिव नहीं था चाइना को लेके, आज ताइवान भी एग्रेसिव है चाइना को लेके। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की बैकिंग, अमेरिकन एलाइज की पूरी बैकिंग ताइवान को हासिल है और चाइना पर प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि जब भी वो हमला करेगा वो सबसे पहले इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे हमला करेगा, इनको डिफीट करेगा या इनको इतना सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचाएगा कि ये ताइवान को बचाने के लिए ना आ सकें, या इतना टाइम लगे कि उस वक्त तक चाइना जो है वो इजीली उस इलाके को कैप्चर कर ले। बट इट इज आई एम स्टिल सेइंग कि ये सारी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। जंग करने के लिए इवन द सुपर पावर को भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ताइवान पर इन्वेजन करना इतना आसान होगा नहीं। चाइना को अपनी फ़ौजों को एम्फीबियस असॉल्ट करना पड़ेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को उड़ना पड़ेगा और अपने फौजियों को नीचे फेंकना पड़ेगा। तो इतना आसान होगा नहीं कि वो अपने आर्मर्ड ब्रिगेड्स के साथ वो उतरें और फिर वो अटैक करें। इट्स नॉट गोना बी इजी थिंग, बट येस, चाइना ने वॉर गेम सिमुलेशंस वो करता आ रहा है। फिलहाल चाइना तैयार नहीं है ताइवान के साथ जंग के लिए, वी ऑल नो दैट। वो अगले 5 या 10 साल में तैयार होगा, लेकिन वो तैयारी जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर हमला करें, इसको अटैक करें। अमेरिकन भी ये जानते हैं कि शी जिनपिंग साहब अगले 10 साल तक तो प्रेसिडेंट हैं, उनकी इतनी सेहत तो है कि अगर वो अगले 10 साल भी प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो एक दफ़ा तो कोशिश करेंगे, और वो एक दफ़ा कोशिश को नाकाम बनाना अमेरिकियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर उनको खुद को एक डोमिनेंट सुपर पावर इस्टेब्लिश करना है तो ताइवान वो आखिरी जगह है जहां पे वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी यूक्रेन जो है वो जंग हार रहा है, रशिया जंग जीत रहा है, और चाइना ने अगर इस तरह का कोई एडवेंचर किया और वो जीत गया इसमें या कामयाब हुआ सिग्निफिकेंटली, तो अमेरिकन की इसमें हार होगी, और जो अमेरिकी एलाइज हैं उनका जो ट्रस्ट है अमेरिका पे वो और कम होगा। जो अभी हमें लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अपना ट्रस्ट दोबारा से अपने एलाइज के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरी तरफ चाइना भी जो अपना मिलिट्री बिल्डअप है वो नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।